हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे DMM या ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल ट्रेड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। ये MCQ क्वेश्चंस ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल ट्रेड से रिलेटेड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी भी एंट्रेंस एग्जाम या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो, MCQ क्वेश्चन सोल्व करने का मेन उद्देश्य यह होता है कि आपको यह आइडिया लग सके कि एग्जाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके अकॉर्डिंग आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी पोस्ट के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तब भी है MCQ क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने किसी भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म या इंस्टीट्यूट के अंदर जाएंगे, जब इंटरव्यूअर आपसे इस ट्रेड से रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा तो ये MCQ क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू देने में काफ़ी मदद करेंगे। और साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। इस सीरीज़ को हम 3 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, जो कि आज का हमारा फर्स्ट पार्ट है। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल फोल्डर में जाकर या DMM फोल्डर में जाकर आप इस ट्रेड की सभी वीडियो को वहाँ पर असेस कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज फॉर ड्राइंग द कर्व लाइंस। इनमें से कौन से उपकरण का प्रयोग वक्र रेखाएं खींचने के लिए नहीं किया जाता है। तो ये होता है हमारा सेट स्क्वायर। तो सेट स्क्वायर जनरली जो यूज किया जाता है वो किया जाता है इंक्लाइंड लाइन और पैरेलल लाइन को ड्रा करने के लिए या खींचने के लिए। जैसे कि जो बड़ा कंपास है और बो कंपास और फ्रेंच कर्व, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये मेनली यूज किए जाते हैं कर्व लाइनों को ड्रा करने के लिए। तो जो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जो यूज नहीं किया जाता है वो है हमारा सेट स्क्वायर या फिर गुनिया। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस टूल इज यूज एज ए गाइड इन ड्राइंग हॉरिजॉन्टल लाइन एंड सर्व एज ए सपोर्ट फॉर द सेट स्क्वायर व्हेन ड्राइंग वर्टिकल एंड द इंक्लाइंड लाइन। उस उपकरण का प्रयोग एक गाइड की तरह क्षैतिज रेखाएं बनाने में के काम में आता है तथा यह लंब और झुकी हुई रेखाएं खींचने के समय गुनिया के सहारे का काम करता है। तो ये जो टूल होता है ये होता है हमारा टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर मेनली क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको ड्रा करने के काम में आता है। दूसरा, सेट स्क्वायर की सहायता भी करता है ताकि जो वर्टिकल लाइन है और इंक्लाइंड लाइन है वो ड्रा कर सके। तो राइट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन थर्ड, टी स्क्वायर। तो साथियों, जब भी आप क्वेश्चन को देखते हैं वीडियो को पॉज कर कर खुद से क्वेश्चन को रीड आउट किया करो और सभी ऑप्शनों को भी रीड आउट किया करो, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़कर आंसर ही बता रहा हूँ। बाकी ऑप्शन भी आप देखोगे तो हो सकता है आपको 2 आंसर सही लगे, तो उससे क्या है कि आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ट्रेड थ्योरी को आप पहले ही बुक से पढ़ चुके हैं या कहीं से भी आप पढ़ चुके हैं। तो ये जो जस्ट क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए एग्जाम ओरिएंटेड, आपको ये आइडिया लग सके कि एग्जाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चन पढ़कर आंसर ही बताऊंगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट समस्या रहती तो मुझे कमेंट कर या मेरी ईमेल आईडी से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्राइमरी यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन द इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड डिजाइन इन मैकेनिकल इंडस्ट्री इज। इंजीनियरिंग ड्राइंग में तथा यांत्रिक उद्योग में डिजाइन के माप की जो प्रारंभिक इकाई है वो क्या होती है। तो जब भी चाहे इंजीनियरिंग ड्राइंग बना रहे, चाहे इंडस्ट्रियल पर्पज से बना रहे हैं या किसी और पर्पज से बना रहे हैं, तो ज़्यादातर जो डायमेंशन ली जाती है वो हमें ली जाती है मिलीमीटर के अंदर। तो द प्राइमरी यूनिट फॉर द मेजरमेंट इन द इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द मिलीमीटर। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ड्राफ्टिंग टूल यूज टू प्रोटेक्ट द रेस्ट ऑफ द ड्राइंग व्हेन रिमूविंग द अननेसेसरी लाइन इज। वह ड्राफ्टिंग उपकरण जिसे अनावश्यक रेखाओं को मिटाने के समय बाकी की ड्राइंग को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है तो वह क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है हमारा इरेजिंग शील्ड।
मान लो हमने कोई ड्राइंग बनाई है तो ड्राइंग में जो एक्स्ट्रा पार्ट रह जाते हैं उनको हमें रबिंग करना है, बाकी जो पोर्शन बचाता है उसको हम एक तरीके से जो बचे हुए पोर्शन को जो रेस्ट ऑफ द ड्राइंग होती है तो वो हमारी कहलाती है इरेजिंग शील्ड। तो द ड्राफ्टिंग टूल यूज टू प्रोटेक्ट द रेस्ट ऑफ द ड्राइंग व्हेन रिमूविंग द अननेसेसरी लाइन दैट इज नोन एज द इरेजिंग शील्ड। मान लो हमने एक तरीके से ड्राइंग से मान लो ये रेक्टेंगल ड्राइंग बनाई, तो ड्राइंग करते समय मान लो ये हमने एक्स्ट्रा लाइन खींच ली, तो इन लाइनों को जब हम मिटा रहे हैं तो जो बाकी बची हुई ड्राइंग है वो हमारी क्या कहलाती है, इरेजिंग शील्ड। बाकी जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको हमने रब कर दिया या फिर मिटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर ट्रांसफरिंग द मेजरमेंट इज। माप स्थानांतरित करने का जो उपकरण है वो क्या है। तो मेनली क्या है कि जो डिवाइडर होता है जिसे हम प्रकार बोलते हैं, विभाजक होता है, ये डायमेंशन को ट्रांसफ़र करने के लिए काम में लिया जाता है। तो डिवाइडर इज ए इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज फॉर ट्रांसफरिंग द मेजरमेंट, मतलब हमें किसी दूरी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना है तो वो किसकी हेल्प से की जाती है, वो की जाती है डिवाइडर की हेल्प से। ये सब इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात हो रही है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऊपर कोई भी डायमेंशन को हमें ट्रांसफ़र करना है एक जगह से दूसरी जगह तो हम डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनी ड्राफ्टर सर्व द पर्पज ऑल दीज एक्सेप्ट। एक जो मिनी ड्राफ्टर है ये सभी कार्य करता है सिवाय। तो मिनी ड्राफ्टर में क्या क्या है, मिनी ड्राफ्टर में एक स्केल भी होता है, सेट स्क्वायर भी लगी होती है, प्रोटेक्टर भी लगी होती है। तो ये सभी क्या है, एक तरीके से मिनी ड्राफ्टर के पार्ट होते हैं। लेकिन जो कंपास है या प्रकार है वो मिनी ड्राफ्टर का एक हिस्सा नहीं है। तो मिनी जो कंपास होता है मेनली जो सर्कल बनाने के लिए, आर्क को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये मिनी ड्राफ्टर के अंदर उपयोग में नहीं लिया जाता है। तो मिनी ड्राफ्टर है मेनली जो हम यूज करते हैं वो पैरेलल लाइन को ड्रा करने के लिए इस्तेमाल में, दो समानांतर रेखाओं को खींचने के काम में लिया जाता है। तो ये जनरली एक बहुत ही बढ़िया टूल है जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते समय इसका जनरली इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी हेल्प से हम बड़ी फास्ट या तेज़ी से ड्राइंग को जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ, कंपास या फिर प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेजिनेशन ऑफ द ड्राइंग शीट 594 गुना 841 मिलीमीटर इज। तो एक ड्राइंग का जो साइज़ दिया हुआ है ये बताना है कि कौन सा ड्राइंग का ये साइज़ है। तो ड्राइंग का कोई भी साइज़ कभी भी आपसे पूछ ले तो आप आसानी से बता पाएंगे। मैं आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बताता हूँ, केवल आप ना तो कभी याद कर पाएंगे, अगर साइज़ आपको दे दिया जाए A0 A1 A2 A3 A4, अगर आपको साइज़ दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं आप थोड़ी देर के लिए मेमोराइज़ कर लेंगे, लेकिन कुछ समय बाद उसको भूल जाएंगे कि 841 आगे था कि 841 पीछे था। तो इस तरीके से मैं आपको बस केवल आपको एक साइज़ याद रखना है, बाकी मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ कैसे सोल्व करना है। तो जो A0 का जो साइज़ होता है वो आपको याद रखना है, वो होता है हमारा 841 गुणा में 1189। तो आपको क्या तरीका अडोप्ट करना है, जो लास्ट में दिया हुआ है उसको आपको 2 से भाग या 2 से डिवाइड करना है और राउंड ऑफ में लेना है, मतलब पॉइंटों में हमें कोई वैल्यू नहीं लेनी है। तो जैसे ही मैं A1 का साइज़ निकाल लूँगा तो लास्ट वाले को 2 से डिवाइड करूँगा, तो 2 5 10, 2 9 18, 2 चौक 8, 2 5 10 पॉइंटों में आएगा। मैं पॉइंटों की वैल्यू को नहीं लूँगा। मल्टीप्लाई पीछे जो आगे जो दिया गया है उसको हमें डायरेक्टली पीछे लिख देना है। इसी तरीके से मान लो आपको A2 का साइज़ निकालना है तो आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ना जाने की 0, 2 5 10 पॉइंटों का भूल जाएंगे। जो आगे दिया गया है उसको आप पीछे लिख देंगे। तो हमसे केवल ये साइज़ पूछा गया है कि 594 गुना 841 है वो किसका एक साइज़ है, तो ये है हमारा A1। तो इस तरीके से आप सभी कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो, ना आपको मेमोराइज़ करने की, याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड द साइज ऑफ द D3 ड्राइंग बोर्ड इज। तो ड्राइंग बोर्ड का जो साइज़ आपसे पूछ रहा है कि जो D3 ड्राइंग बोर्ड का जो साइज़ है वो साइज़ क्या होगा। तो मैं आपको सारे ही साइज़ बता देता हूँ कौन कौन से साइज़ होते हैं। तो जो D0 का जो साइज़ होता है वो होता है हमारा, ये मैं आपको इसी में बता देता हूँ कौन कौन से साइज़ किसके साइज़ होते हैं। तो ये लास्ट में जो साइज़ दिया गया है आपको,
ये जो साइज़ दिया गया है ये दिया गया है D0 का, तो 1500 गुणा 1000 गुणा में 25। इसी तरीके से जो ऊपर वाला थर्ड ऑप्शन में दिया गया है ये दिया गया है D1 का 1000 गुणा 700 गुणा 25। उसके बाद है 700 गुणा 550 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है और गुणा 15, तो ये होता है हमारा D2 का और ये होता है हमारा D3 का। तो इस तरीके से आप इन साइज़ों को भी याद रख सकते हैं कि किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन की गई है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 4, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि D3 ड्राइंग बोर्ड का जो साइज़ है वो क्या होगा। तो आप सिंपली इनको आसानी से याद रख सकते हैं, जैसे 1500 गुणा 1000 गुणा 25, तो ये हमारा D0 का, तो D1 में क्या होगा 25 तो आ ही रहा है, 1000 को आगे लिख दिया है, 700 का एक तरीके से 1500 का लगभग आधा कर दिया, आप ये मान लेना। इसी तरीके से मान लो आप ये D0 है, ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है। अगर मान लें यहाँ से इस पे जा रहे हैं तो यहाँ पे लास्ट में 15 लिख दिया है, 700 को आगे लिख दिया है, इसका लगभग आधा ही कर दिया है, ये मान लेना आप, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन होती है 500 ही होती है, 550 इसने गलत लिख दिया है। तो 700 गुणा 500 गुणा 15, फिर जिस 500 को आगे लिख देना इसका हाफ कर देना 700 का। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन आप सिंपली याद कर सकते हैं, मतलब जो पीछे है उसको आगे लिखना है और आगे वाले का आधा कर देना है और राउंड ऑफ ले लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फिगर गिवन बिलो द सेंटर लाइन इज, निम्न दिए गए चित्र में जो मध्य रेखा है वो कौन सी है। तो जनरली आपने देखा होगा कि जो सेंटर लाइन है वो इस तरीके से ड्रा की जाती है, एक बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी फिर छोटी। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो जो सेंटर लाइन को ड्रा करने का ये तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ लाइन इज ए पार्ट ऑफ ए डायमेंशन, किस प्रकार की लाइन आयाम का हिस्सा होती है। तो जो हमारी एक्सटेंशन लाइन होती है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं इट इज़ ए टाइप ऑफ लाइन दैट इज़ ए पार्ट ऑफ ए डायमेंशन। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइप ऑफ द लाइन शोन बिलो, निम्न दर्शाई गई रेखा कौन सी प्रकार की रेखा है। तो ये हमारी जो रेखा है ये हमारी कहलाती है ब्रेक लाइन। जैसे एक तरीके से आप पहचानो इसको, मान लो सीधा आया फिर एक तरीके से मतलब कट कर दिया है, इसका मतलब इसका ये निशान है, तो ये मतलब लाइन है वो ब्रेक हो चुकी है, फिर आगे लाइन आई फिर ब्रेक हुई फिर आगे लाइन आई, तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं ब्रेक लाइन। मतलब कोई लाइन है वो बीच बीच में ब्रेक हो रही है, मतलब आप टूट रही है। व्हाट इज़ द स्टाइल ऑफ द लेटरिंग शोन बिलो, निम्न जो दर्शाया गया है वो सरनामा की जो शैली है वो किस स्टाइल ऑफ लेटरिंग को शो कर रही है। तो वो हमारी कर रही है गोथिक को। तो एक लेटर की स्टाइल दिए गए, अल्फ़ाबेट हमें दिए गए, तो हमें से पूछा गया कि ये जो स्टाइल है लेटरिंग की तो ये क्या है, तो ये कौन सी शैली में इसको बनाया गया है, तो ये हमारी गोथिक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टूल्स शोन इन द फिगर गिवन बिलो, निम्न दर्शाए गए उपकरण का नाम बताइए। तो ये जो चित्र में जो उपकरण दिया गया है ये हमारा पेंटोग्राफ। तो पेंटोग्राफ एक तरीके से हम कह सकते हैं, इसमें जो आपको लिंक दिखाई दे रहे होंगे ये आपस में ये क्या है कि रोटेट कर सकते हैं, जैसे ये थोड़ा किसी एंगल पर जा सकता है, तो ये सारे क्या है आपस में लिंक के द्वारा कनेक्टेड है। तो द लिंक इन द पेंटोग्राफ मे बी अरेंज इन अदर वे बट दे ऑल कंटेन ए पैरेललोग्राम, मतलब एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं जैसे कि आपको दिखाई दे रही है, तो आपस में एक लिंक के द्वारा ये कनेक्टेड है। एंड इट इज़ यूज फॉर रिड्यूसिंग और एनलार्ज द इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो इसका इस्तेमाल है हम ड्राइंग को बड़ा करने या ड्राइंग को छोटा करने के लिए इसका इस्तेमाल में किया जाता है, और मैप बनाने के लिए इस्तेमाल भी हम इसका कर सकते हैं। तो पेंटोग्राफ का मेन यूज ही यही होता है कि मेनली यूज फॉर रिड्यूसिंग और एनलार्जिंग द इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द पेंसिल लीड्स आर, पेंसिल लीड की जो मुख्य सामग्री होती है। तो पेंसिल की जो लीड होती है उसमें मतलब एक तरीके से जो पेंसिल की लीड है वो किस किस से मिलकर बनी हुई है, तो वो बनी हुई है ग्रेफाइट और क्ले से। तो द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द पेंसिल लीड्स आर ग्रेफाइट एंड क्ले।
तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रिड्यूसिंग स्केल। यह कम दिए गए पैमाने का एक उदाहरण है। रिड्यूसिंग स्केल मतलब ड्राइंग को हमने एक तरीके से बड़ी ड्राइंग को एक छोटे आकार में बनाया है, तो रिड्यूसिंग स्केल है। जो ये सारे ही क्या है, एक तरीके से रिड्यूसिंग स्केल है। 1:2, 1:10, 1:50 ऑल आर दीज द रिड्यूसिंग स्केल्स। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइप ऑफ डायमेंशनिंग एज शोन बिलो। निम्न चित्र में विमापन का कौन सा प्रकार है वो प्रदर्शित करता है। तो आपको एक चित्र दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि कौन सी डायमेंशन है वो इंडिकेट कर रहा है। तो ये कर रहा है हमारी चेन डायमेंशनिंग को। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, जो डायमेंशन है वो एक चेन की फॉर्म में, मतलब एक डायमेंशन, फिर उसके आगे एक और डायमेंशन, एक और डायमेंशन, इस तरह की जो डायमेंशन होती है वो हमारी कहलाती है चेन डायमेंशन। मतलब चेन की फॉर्म में होती है, एक के बाद एक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइट ऑफ द फीचर्स कैन बी डायमेंशन इन। एक आकृति की लंबाई डैश में विमापित की जा सकती है। तो द हाइट ऑफ द फीचर कैन बी डायमेंशन इन बोथ फ्रंट व्यू एंड द साइड व्यू। तो सब मान लें हम फ्रंट व्यू बना रहे हैं, तो फ्रंट व्यू में जितनी भी उसकी हाइट है तो वो हमें किस में दिखाई देगी, वो हमें साइड व्यू में दिखाई देगी। तो द हाइट ऑफ द फीचर्स कैन बी डायमेंशंस इन बोथ फ्रंट व्यू एंड द साइड व्यू। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फिगर बिलो विच डायमेंशनिंग गाइडलाइन हैज नॉट बी फॉलोड। निम्न चित्र में कौन सा विमापन दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। तो अवॉइड द डायमेंशनिंग इनसाइड द ऑब्जेक्ट। तो जब भी डायमेंशन को लिखा जाता है, कोई भी डायमेंशन लिखी जाती है, तो वो एक तरीके से डायमेंशन जो भी हमने पिक्चर बनाई उसके बाहर लिखी जाती है। इसने क्या किया है कि डायमेंशन को अंदर लिख दिया गया है, तो जो कि एक गलत तरीका है। कोई भी डायमेंशन जैसे इस तरीके से लिखी गई है वो चित्र के बाहर लिखी जाती है। तो अवॉइड द डायमेंशन इनसाइड द ऑब्जेक्ट। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिया गया 22.5 प्लस माइनस 0.005 इज नोन एज व्हाट टाइप ऑफ टॉलरेंस। तो ये किस प्रकार की टॉलरेंस है। तो ये हमारी बाइलेटरल एक तरीके से टॉलरेंस है। मतलब एक बार हम वैल्यू को प्लस कर देंगे तो हमारी अपर लिमिट आ जाएगी, और एक बार माइनस कर देंगे तो हमारी लोअर लिमिट आ जाएगी। तो जैसा कि दिया गया है 22.5, पीछे आप कितनी भी जीरो लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। अगर मान लो मैं इसमें प्लस करता हूँ तो ये आ जाएगा 0.005, तो 505.22। तो ये हमारी क्या आई है, ये आई है हमारी अपर लिमिट। इसी तरीके से हम लोअर लिमिट भी निकाल सकते हैं। लोअर लिमिट कैसे निकाल लेंगे, 22.500, इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 0.005 को। तो ये जो हमारा रिजल्ट आएगा ये हमें मिलेगा 22.495। तो ये हो गई हमारी लोअर लिमिट। तो एग्जामिनर आपसे एक टॉलरेंस देकर उसकी अपर लिमिट, लोअर लिमिट या दोनों ही पूछ सकता है। तो एक तरीके से बाइलेटरल हो गई है, मतलब दो अपर लिमिट एक लोअर लिमिट। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक डायमेंशन ऑन ए डिटेल्ड ड्राइंग दैट इंडिकेट द डिस्टेंस फ्रॉम फ्रंट टू बैक इज। विस्तृत आरेखण पर बुनियादी आयाम जो कि आगे से पीछे तक की दूरी को इंगित करता है, तो वे क्या कहलाते हैं। तो वो इंडिकेट करती है हमें डेप्थ को या फिर गहराई को। तो द बेसिक डायमेंशन ऑफ ए डिटेल्ड ड्राइंग दैट इंडिकेट द डिस्टेंस फ्रॉम फ्रंट टू द बैक इज नोन एज डेप्थ। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोनिक सेक्शन इन विच ऑल द पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज। शंकु परिच्छेदन जिसमें सभी बिंदु केंद्र से समान दूरी पर होते हैं, तो वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है हमारा सर्कल। तो सर्कल देखो, मान लो ये पॉइंट है, ये सर्कल है, तो यहाँ आप कोई सी भी दूरी पे चले जाओ तो एक तरीके से सेंटर से किसी भी इस लाइन के ऊपर वो इक्वल डिस्टेंस हो, उसको एक तरीके से हम रेडियस बोल देते हैं। और
जो सेंटर से जो लाइन पास होती है उसको हम बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम रेडियस होता है। ये फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है। तो द कोनिक सेक्शन इन विच ऑल द पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कोई भी पॉइंट इस सर्कल के ऊपर ले लो वो समान दूरी पर स्थित है, तो ये कहलाता है हमारा सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ड्रा ए पेंटागन द इंटरनल एंगल इज। पेंटागन या पंचभुज बनाने के लिए जो आंतरिक कोण होता है ये कितना होता है? तो इसके लिए एक जनरल फार्मूला होता है, वो होता है हमारा 2n-4 इंटू में 90, या दूसरा फार्मूला होता है n-2 इंटू में 180 डिग्री। तो यहाँ से जो पेंटागन होती है, पेंटागन में साइड कितनी होती? 5 होती, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो 5 घटा में 2 गुणा में 180, तो यहाँ से कितना आ गया? 3 गुणा में 180, तो 18 या 54, तो कितना आ गया? 540। तो 540 टोटल एंगल आया, सम ऑफ द इंटरनल एंगल। अगर हमें इंडिविजुअल एंगल निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 540 को 5 से डिवाइड करूँगा तो 5 एकम 5, ना जाने की 0, 5 आड़े 40, तो कितना आ गया? 108 डिग्री। तो सम ऑफ अगर इंटरनल एंगल निकालना है किसी भी पेंटागन का, तो एक जनरल फार्मूला होता है, दोबारा बता देता हूँ। किसी भी पेंटागन शेप का, चाहे ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कोई भी जो पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, नैनो डेकागन, कुछ भी हो, तो उसका जो जनरल एक फार्मूला होता है निकालने का, वो होता है n-2 इंटू में 180। तो यहाँ पे हमें बस पता होना चाहिए, अगर ट्रायंगल है तो जिसकी भुजा 3 होती है तो n की वैल्यू को 3 रख देंगे। स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, 4 साइड होती है तो 4 रख देंगे। इसी तरह पेंटागन है, पेंटागन में हमने कितना रखा? 5, क्योंकि इसकी 5 भुजाएँ होती हैं, तो गुणा में 180, तो 3 गुणा में 180, तो कितना आ गया? 540। तो यह है टोटल एंगल, सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ ए पेंटागन। तो पेंटागन की 5 साइड होती है तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो इंडिविजुअल एंगल आ जाएगा अलग अलग, तो कितना आ गया? 108 डिग्री। तो इस तरीके से हम किसी का भी निकाल सकते हैं। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सर्कल विल अपीयर ऑन एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग इज। एक ज्यामितीय आरेखण पर एक जो वृत्त है वो किसकी भांति दिखाई पड़ता है? तो इन ए सर्कल विल अपीयर ऑन एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग इज लाइक ए इलिप्स, या फिर दीर्घवृत्त की तरह दिखाई पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द प्लेन ऑन विच द टॉप व्यू इज प्रोजेक्टेड। लंबकोणीय प्रक्षेपण में वह सतह जिस पर शीर्ष दृश्य प्रक्षेपित होता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा एक तरीके से हॉरिजॉन्टल। तो इन द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द प्लेन ऑन विच टॉप व्यू इज प्रोजेक्टेड इज हॉरिजॉन्टल, या फिर क्षैतिज। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द विजुअल रेज आर डैश टू द प्रोजेक्शन प्लेन। लंबकोणीय प्रक्षेपण में दृश्य किरणें प्रक्षेपण सतह के क्या होती है? तो इन द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द विजुअल रेज आर परपेंडिकुलर टू द प्रोजेक्शन प्लेन। लंबकोणीय प्रक्षेपण में दृश्य किरणें प्रक्षेपण सतह की लंबवत होती है या फिर परपेंडिकुलर होती है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फॉर्म वेयर 3 और मोर सरफेस मीट। जहाँ 3 या 3 से ज़्यादा सतह आपस में मिलती है तो वो किस चीज़ का निर्माण करती है? तो वो करती है वर्टेक्स का। मान लो इस तरीके से, मान लो ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं, तो 2 सतह मिली तो आपस में किसका एक निर्माण कर रही है? ये वर्टेक्स का एक निर्माण कर रही है। तो जहाँ 2 या 3 से ज़्यादा सतह आपस में मिलती है तो वो एक शीर्ष या फिर वर्टेक्स का निर्माण करती है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द सिंबल ऑफ द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कोण प्रक्षेपण का चिन्ह दर्शाता है? तो ऑप्शन दिए गए इसमें से जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है वो किसको दर्शा रहा है? जो एक तरीके से जो पहला डायग्राम दिया गया है वो इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 1। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है।
और थर्ड एंगल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो ये होता है हमारा, ये डायमेंशन है इसके बराबर ली जाती है, इसके बराबर लोगे तो सर्कल इस फॉर्म में बन जाएगा। तो ये डायमेंशन होती है हमारी, होती है थर्ड एंगल की। तो जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है ये फर्स्ट एंगल का होता है, ये होता है हमारा थर्ड एंगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल दैट आइसोमेट्रिक लाइंस मेक विद ईच अदर इज, वह कोण जो सम आयतनी रेखाएं एक दूसरे के साथ बनाती है तो वो एंगल कितना होता है। तो द एंगल दैट द आइसोमेट्रिक लाइन मेक्स ईच अदर इज 120 डिग्री। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ रिवेटेड जॉइंट शोन बिलो, एक रिवेटेड जॉइंट का चित्र दिया गया है और हमें बताना है कि किस तरह का ये जॉइंट है। तो ये है हमारा डबल कवर बट जॉइंट। तो बट जॉइंट में क्या होता है कि एक तरीके से पीस को एक के ऊपर एक रखा जाता है, और डबल इसलिए बोला क्योंकि हमने दो रिवेट इसमें यूज किए गए हैं। तो ये हो गया हमारा डबल कवर बट जॉइंट। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फोर्थ, इसमें दो रिवेट यूज किए गए हैं और पीसों को आपस में एक दूसरे के ऊपर रखा गया है, तो इसलिए वो बोलते हैं हम इसको डबल कवर बट जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टूल हैविंग द शार्प पॉइंट एंड यूज फॉर मेकिंग ऑन मेटेलिक जॉब्स इज, वह उपकरण जिसकी नोक तेज हो और जिसका प्रयोग धातु के जॉब्स पर अंकलन करने के लिए होता है तो वो क्या होता है। तो होता है स्क्राइबर। स्क्राइबर मेनली क्या होता है कि जो मेटलिक जो चीज़ होती है उसके ऊपर मार्किंग करने के काम में आता है। मान लो कोई मेटल है तो उसके ऊपर ना तो हम मार्किंग पेन द्वारा पेंसिल द्वारा नहीं कर सकते, और कर भी देंगे तो थोड़े समय के बाद वो मिट जाती है। तो जनरली स्क्राइबर की हेल्प से जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स या जॉब होते हैं उनके ऊपर मार्किंग की जाती है। तो स्क्राइबर इज ए टूल जो कि शार्प होता है और मार्किंग की जाती है मेटेलिक जॉब के ऊपर या मेटेलिक ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ग्रुप ऑफ डैश इज कॉल्ड ए बाइट, डैश का एक समूह एक बाइट कहलाता है, तो ये कहलाता है 8 बिट। ये तो ग्रुप ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड ए बाइट। तो 8 बिट्स इज इक्वल्स टू 1 बाइट। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ड्राइंग ए लाइन यूजिंग ए रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम ए लाइन इज क्रिएटेड, सापेक्ष समन्वय प्रणाली से रेखा खींचते समय एक रेखा बनती है। तो ये होती फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ द लास्ट लाइन। व्हेन ड्राइंग ए लाइन यूजिंग ए रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम ए लाइन इज क्रिएटेड फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ लास्ट लाइन। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज यूसीएस इन द कंटेंस्ड कैड मीन्स, जो यूसीएस है जो कंटेंस होता है एक सीडीए के संदर्भ में, इसका अर्थ क्या होता है। तो यूसीएस जो कैड का जो फुल फॉर्म होता है, कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और यूसीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूसीएस स्टैंड फॉर यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कैड स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। आपसे कैड की भी फुल फॉर्म एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फिटिंग दैट कनेक्ट द टू पाइप प्लेस एट राइट एंगल टू ईच अदर इज, वह फिटिंग जो एक दूसरे के समकोण पर लगे दो पाइपों को जोड़ती है तो वो क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है हमारी एल्बो जॉइंट बोलते हैं जब भी कोई भी चीज़ राइट एंगल पर होती है। तो ये हो गया 90 डिग्री एल्बो। तो ये फिटिंग दैट कनेक्ट द टू पाइप प्लेस एट राइट एंगल टू ईच अदर दैट इज नोन एज 90 डिग्री एल्बो। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट। माना दो पाइप है उनको इस तरीके से कनेक्ट किया गया है तो इनके बीच में जो कोण है वो कितना है 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए गैल्वेनाइज पाइप आर स्टील और आयरन पाइप कोटेड विद, जस्तेदार पाइप इस्पात और लोहे के पाइप होते हैं जिन पर किसकी परत चढ़ी होती है। जो गैल्वेनाइज पाइप आर द स्टील और द आयरन पाइप दैट इज कोटेड विद द जिंक। तो उनकी स्टील और आयरन के ऊपर एक तरीके से जिंक की कोटेड की जाती है, गैल्वेनाइज पाइप को
बनाने के लिए। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट, जिंक या फिर दस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड द ड्राइंग बोर्ड साइज 1000 इंटू 700 इंटू 25 मिलीमीटर इज डेजिनेटेड एज। तो पहले ही मैं वीडियो में आपको बता चुका हूँ, इस तरह जो ये साइज़ है ये हमारा डी, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जो D0 का जो साइज़ होता है वो होता है 1500 गुणा 1000 गुणा में 25, ये होती है लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। तो इसी तरीके से मान लो D1 का निकालना है, तो D1 में क्या आएगा, ये आगे आ जाएगा 1000 गुणा इसका आधा कर देना, तो आधा राउंड ऑफ में लेना 700 गुणा में 25। इसी तरीके से आपको निकालना है D2 का, तो ये आगे लिख देना 700, इसका आधा कर देना, कितना होगा 500 गुणा में इसका भी लगभग हाफ साई कर देना 15 हो जाएगा। इसी तरीके से मान लो D3 निकालना हो, तो ये एक तरीके से ये हो जाएगा आगे 700 का कर देना आधा 350 और गुणा में 15। तो आप अकॉर्डिंग टू साइज़ बता सकते हो कि आपसे साइज़ कौन सा पूछा गया। तो यहाँ दिया गया साइज़ 1700 गुणा 25, तो ये साइज़ किसका है, ये साइज़ है D1 का। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मिनी ड्राफ्टर कंबाइन द फंक्शन ऑफ, एक मिनी ड्राफ्टर के कार्य से संयुक्त होता है। तो मिनी ड्राफ्टर इंक्लूड एक तरीके से किस किस का काम फंक्शन या कार्य कर सकती है, तो टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, स्केल्स एंड प्रोटेक्टर, इन सभी का जो कार्य है वो मिनी ड्राफ्टर वो अकेला ही कर सकता है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट शोन बिलो, चित्र में दिखाए गए जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट को पहचानिए। तो ये होता है हमारा क्लिनोग्राफ। तो क्लिनोग्राफ का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है कि इट इज़ मेनली यूज फॉर द ड्राइंग द पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर और द सिमेट्रिकल इंक्लाइंड टू एट एनी गिवन लाइन और द डायरेक्शन, मतलब पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन और कोई सिमेट्रिक लाइन को ड्रा करना हो तो इस इंस्ट्रूमेंट का हम उपयोग करते हैं। ये होता है हमारा क्लिनोग्राफ। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर बिलो विच रिप्रेजेंट द सेंटर लाइन, चित्र में जो दिखाई गई है वो रेखा जो केंद्र रेखा को दर्शाती हो। तो केंद्र रेखा को दर्शाया जाता है एक बड़ी लाइन, फिर छोटी, एक बड़ी, फिर छोटी, इस तरीके से हम केंद्र लाइन को दर्शाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ लाइन हैज़ प्रेसिडेंस ओवर ऑल अदर टाइप ऑफ लाइन, किस प्रकार की रेखा अन्य सभी रेखाओं पर प्रधानता करती है। तो एक विजिबल लाइन जो होती है, जो एक तरीके से दिखाई देती है, सेंटर लाइन एक बड़ी एक छोटी होती है, हिडन लाइन को दर्शाया जाता है जो हमें दिखाई नहीं दे रही हो। तो जो एक विजिबल लाइन हैज़ द प्रेसिडेंस ओवर ऑल अदर टाइप ऑफ लाइन्स। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज द थिन सॉलिड लाइन यूज टू इंडिकेट द फीचर विद विच ए डायमेंशन नोट और द सिंबल इज एसोसिएटेड। यह एक बारीक ठोस रेखा होती है जो एक विशिष्टता की ओर इंगित करती है जिसमें आयाम, टिप्पणी और प्रतीक जुड़े होते हैं। तो ये हमारी कहलाती है लीडर लाइन या फिर अग्रणी रेखा। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग्जाम्पल ऑफ द डायमेंशनिंग शोन इन द फिगर गिवन बिलो इज दैट ऑफ, निम्न दिए गए चित्र में दर्शाए गए आयाम किसका एक उदाहरण है। तो ये जैसा कि आप देख सकते हो जो डायमेंशन किस तरीके से दिखाई गई है, इस तरीके से डायमेंशन दिखाई गई है, तो मतलब चेन की फॉर्म में है। तो ये हमारी कहलाएगी चेन डायमेंशनिंग या फिर श्रृंखला आयाम। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सेकंड। एक डायमेंशन एक तरीके से जो टॉलरेंस दी गई है 22.5 प्लस माइनस 0.005 इज नोन एज विच टाइप ऑफ टॉलरेंस। तो एक बार हम इसको प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे। तो जो प्लस करेंगे तो वो आती है हमारी अपर लिमिट, और जो अगर माइनस करते हैं तो वो आती है हमारी लोअर लिमिट। तो 22.5 में जब 0.005 को जो प्लस करूँगा
तो अब मेरा आंसर आएगा ये, और जब मैं माइनस करूँगा तो ये मेरा आंसर आएगा ये। तो मतलब ये मेरी अपर लिमिट है, ये मेरी लोअर लिमिट है। तो इसका मतलब क्या होगा कि डायमेंशन है वो बाइलेटरल है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सेकंड, सॉरी ऑप्शन थर्ड, बाइलेटरल। नेक्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज विच कोनिक सेक्शन हैज़ द इसेंट्रिसिटी ऑफ 1। तो किसकी जो इसेंट्रिसिटी होती है वो 1 होती है। तो पहले तो मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ कि इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या होती है। सो इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू इट्स फोकस एंड डिवाइड बाई द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट टू इट्स नियरेस्ट डायरेक्ट्रीज। तो इसको जो डिनोट किया जाता है, इसेंट्रिसिटी को हम डिनोट करते हैं ई से। तो इसमें क्या होता है कि मान लो एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। तो ये मैं नेमिंग करके अभी बता देता हूँ आपको। नेमिंग आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हो। ये हमारी वाई एक्सिस हो गया, ये रेखा ये वाली नहीं है, आप इसको मिटा देना। तो इसमें क्या होता है कि इसेंट्रिसिटी निकालने का जो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, वो बताया था कि इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू इट्स फोकस। कोई भी पॉइंट है फोकस पर, जैसे हो गया पी एफ, तो ये डिस्टेंस होगी, डिवाइड टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके परपेंडिकुलर होगी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट, उसी पॉइंट से पी से ही, टू इट्स नियरेस्ट डायरेक्ट्रीज, उसी की डायरेक्ट्रीज, तो ये डिस्टेंस होगी हमारी पी एम। तो इस तरीके से इसकी जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर समझाना थोड़ा मुश्किल है। एक जनरल मैंने आइडिया दे दिया कि इसेंट्रिसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसेंट्रिसिटी जो सर्कल की होती है वो होती है 0। आप आसानी से सभी को नोट कर लेना, किसी की भी आपसे पूछी जा सकती है। तो सर्कल की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो होती है 0, और जो लाइन की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो होती है इनफाइनाइट। हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो होती है ग्रेटर देन 1, और इलिप्स की होती है बिटवीन 0 एंड 1। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि किस कोनिक सेक्शन की जो इसेंट्रिसिटी है वो 1 होगी। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा पैराबोला। तो पैराबोला की जो इसेंट्रिसिटी है वो 1 होगी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सर्कल विल अपीयर ऑन एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग इज। एक सममितीय आरेखण पर एक जो वृत्त है वो कैसा दिखाई पड़ता है। तो ये सर्कल विल अपीयर ऑन एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग इज इन द फॉर्म ऑफ इलिप्स। तो हमें क्या दिखाई देता है, दीर्घवृत्त या फिर इलिप्स की फॉर्म में दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्फीयर कैन बी डिस्क्राइब्ड इन हाउ मैनी व्यूज। एक गोला कितने दृष्टिकोणों में वर्णित किया जाता है। तो स्फीयर कैन बी डिस्क्राइब इन 1 व्यूज। तो स्फीयर जैसे गेंद होती है, फुटबॉल की गेंद है, कोई भी गेंद है, उसको किसी में भी बना लो, उसका टॉप फ्रंट साइड सब एक जैसा ही होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द दिस टाइप ऑफ सॉलिड हैज ए पॉलीगन फॉर ए बेस एंड ट्रायंगुलर लेटरल फेसेस दैट इंटरसेक्टेड एट ए वर्टेक्स। एक प्रकार का ठोस आधार के लिए बहुभुज व शीर्ष पर प्रतिच्छेदन करने वाला पार्श्व त्रिकोणीय पक्षों से युक्त होता है। तो ये कहलाता है हमारा पिरामिड। तो बेस में क्या होता है कि पॉलीगन होती है और इसके जो फेसेस होते हैं उस पर ट्रायंगुलर बनी होती है। तो ये हमारा होता है पिरामिड। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सेक्शनल व्यू यूजुअली शोज विच डिटेल। एक अनुविभागीय दृष्टिकोण आमतौर पर किस ब्यूरो को दर्शाता है। तो एक सेक्शनल व्यू यूजुअली शोज द इंटीरियर डिटेल, ये जो अंदर की जो डिटेल है उसको प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेक्शनल व्यू शोन बिलो इज। निम्न दर्शाया गया अनुभागीय दृष्टिकोण है। तो ये जो अनुभागीय दृष्टिकोण है ये है हमारा एक तरीके से अलाइंड या फिर संरेखित। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हेन टू प्रिज्म इंटरसेक्ट एट राइट एंगल द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन इज मेड ऑफ। जब दो प्रिज्म समकोण पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेदन वक्र किससे मिलकर बना होता है? तो व्हेन द टू प्रिज्म इंटरसेक्ट एट राइट एंगल द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन इज मेड ऑफ द स्ट्रेट लाइन। जब दो प्रिज्म समकोण पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तब प्रतिच्छेदन वक्र सीधी रेखा से बनता है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 3। तो साथियों आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका कोई डाउट कोई समस्या रहती है तो मुझे कमेंट करके या मेरी ईमेल आईडी से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।